अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन की लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। पहले लेक्चर में वी हैव डिस्कस व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। उसके बाद हमने बात की थी कि व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर उसके बाद कुछ अर्ली थीरीज की हमने अ, बात की थी, दैट वाज मास्लो थ्योरी ऑफ नीड्स हायरार्की, टू फैक्टर थीरीज या मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। उसके बाद हमने मैकलेंड की नीड थ्योरी के बारे में डिस्कशन की। देन वी हैव डिस्कस एक्स थ्योरी, एक्स वाई एंड जी। और आखिर में हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की बात की। उससे ऑनवर्ड हमारी आज की डिस्कशन है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम द गोल सेटिंग थ्योरी। फिर हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, सेल्फ एफिकेसी की बात होगी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, और उसके साथ साथ इक्विटी की बात होगी, एक्सपेक्टेंसी की बात आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो व्हाट इज जीएसटी, गोल सेटिंग थ्योरी? Goal setting theories have the specific and difficult goals when with feedback lead to higher performance. जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में हमने कहा था कि जो सेल्फ डिटर्मिन होते हैं वो अपने गोल खुद अपनी चीज़ें खुद सेट करते हैं, वो डिटर्मिन होते हैं, वो एम्बिशस होते हैं, वो रिलेटेडनेस पे उनकी अप्रोच होती है, वो कॉम्पिटेंस पे बिलीव करते हैं, एंड देन एट द एंड वी कैन से कि जी उन्हें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो गोल सेटिंग थ्योरी उसी का मोर स्पेसिफाइड फॉर्म है कि it is when a person set his her goal by him own self, then he will be trying to do his level best to achieve that. And that's why we say कि जो self goal setting है, that is much more important, and which it will be motivated by self कि कैसे हमने गोल करें, बिकॉज स्पेसिफिक गोल्स इंक्रीज परफॉर्मेंस। और गोल्स की हमने डेफिनेशन की थी कि गोल्स आर बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। So another postulation of this theory is that difficult goals, when accepted, result in higher performance than the easy goals, and that feedback leads to higher performance that does non-feedback. तो दो चीजें हैं कि गोल्स जितने चैलेंजिंग थ्रिलिंग होंगे उतने उसके रिजल्ट परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे आएंगे। हाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स के मैनेजर्स और अपने उसके एम्प्लॉज के साथ बता के वो स्मार्ट गोल्स डिजाइन करते हैं। देन एम्प्लॉज take that goal and do their level best, put their effort. Managers provide the periodic, regular feedback to the employee on the progress toward goals. Not only at the end of the goal achievement or the goal attainment, rather than while achieving the run time, जिसे हम कहते हैं मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, दोनों सूरतों में रन टाइम में भी वो फीडबैक देता है और उसके साथ साथ जो है वो एंड पे जो फीडबैक है वो भी होता है। देन एंड ऑफ पीरियड के बाद जब हम देखते हैं हाउ मच वी हैव अचीव्ड आवर गोल, and when it is about the standards or it is nearly to the standard, then it is converted in, in shape of recognition, reward, bonus, promotion, support, training, sanction, etc. वगैरह वगैरह outcomes. So if they got their goal attained, so their efforts are recognized. In this process, the process is goes again, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो है जिसमें जॉइंटली गोल सेटिंग है और उसके बाद फीडबैक, और फीडबैक को फिर बाद में रिकग्निशन है। तो दैट्स हाउ एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड अबाउट थिंग्स। इसीलिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि पार्टिसिपेटिवली गोल डिटरमिन किए जाएं और उसके बाद जो है उसका फीडबैक भी देते जाएं और एंड में उसका रिवार्ड उसको रिकग्नाइज भी किया जाए। सो इन दैट वे एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड। So this is another its comparison with the management by objective and the goal determination theory, क्योंकि दोनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात की थी कि इंक्लूड एम्प्लॉयज इन गोल सेटिंग, फिर गोल सेटिंग को वर्क यूनिट में लेकर आना, वहाँ पे वर्क यूनिट में हर बंदे को स्पेसिफिक गोल देना, और फिर सुपरवाइजर को के साथ मिलके वो गोल जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, फिर उस पर फीडबैक लेना, फीडबैक जो है जिसके साथ कोचिंग करना, एंड देन फोकस ऑन रेलेवेंट एरियाज, और उसके बाद एंड पे उसकी रिकग्निशन है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ऑन द अदर हैंड डिटरमाइन एंड रिवाइज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट थिंग इट इज के जी, पहली चीज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है। वो क्योंकि हमारे सारे जितने गोल सेटिंग होंगे इट शैल बी अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, and then second part is translating the organizational objective to employees. अब उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को लेवल वाइज बनाने, फॉर द टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक के बाद जो मिड लेवल पे है जो है हम डिपार्टमेंटल गोल्स कहते हैं, डिपार्टमेंटल के बाद टीम गोल्स या इंडिविजुअल गोल होते हैं। थर्ड ये होता है सिमुलेट द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देन जो टीम लेवल भी है वहाँ पे भी इवन जो एम्प्लॉइज हैं उनको वी हैव टू इन्वॉल्व देम एंड गेट देम determine their own objective, their own goal, and then we have to monitor all the progress, and the end we have to evaluate whether the the progress is as per the desire, the goal devised, or it is not. If it is, we recognize it, we give the rewards to the person who attained it. Like in the exhibit 7.4, it is given that organization XYZ is a company. So there are the two sections. One is consumer product division and industrial product division. So all these two were then subdivided into production, sales, customer, marketing, research, and development. So each of the subsection has their own goal. So goal setting theory aim this management by objective is nearly same. Uh, Goal setting theory starts with the goal determination by involving the employees, while in management by objective that is set by the top management. Then when it comes to the departmental level, then we involve the employee to employee in the process of goal determination, and then the same process is followed, the monitoring, the runtime monitoring of that thing, and then evaluation of the um, outcome and results, and then accordingly recognizing those. So these two are somehow side by side concepts. और इसमें से जो थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि हम फीडबैक देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ जो है वो फीडबैक के साथ मोटिवेट होते हैं, और जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी गोल डिटर्मिनेशन में, चाहे वो गोल सेटिंग थ्योरी में बिल्कुल शुरू में हो और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में डिपार्टमेंटल लेवल पे हो. So in both of the cases, their involvement in goal determination, and then the feedback from their supervisor, and then the recognition of their efforts. ये तीन चीजें मिल के जो एम्प्लॉइज हैं, जो इंडिविजुअल है, उनको जो है मोटिवेट करें. Then comes the self efficacy. Self efficacy is the phenomenon which we used to say, जो हम कहते हैं कि I can do approach. अब I can do approach से क्या है और कैसे आती है, how we can have this approach with us. If it is not, तो फिर कैसे it just the saying है या क्या है. So it has four elements. सेल्फ एफिकेसी की चार जो है वो डिटर्मिनेंट्स हैं, सोर्सेज हैं, जहाँ से हमें फिर सेल्फ एफिकेसी आती है. It's not only जैसे हम कहते हैं I can do it, I can do it and I can do it. So it's only one part of that, what we call verbal persuasion. वो verbal persuasion पे जब that is one part of the self efficacy theory or self efficacy concept. It starts with the enacting mastery. What mastery we have to enact, activating that. That is gaining relevant experience with the task of job. Training programs often make use of inactive mastery by having people practice and build their skills. तो सबसे पहली बात जो है वो है जो कॉम्पिटेंस लेवल है, जो मास्टरी है,
about things, we shall be, uh, uh, we shall have that. Yeah, so we shall have the relevant experience जो हमने गोल सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में कहा था कि जो उसमें जो फर्स्ट वन था द कॉम्पिटेंस लेवल। तो यहाँ पे भी ये है कि बंदे में कॉम्पिटेंस लेवल गेन करना है, उसने अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन करना है। अगर वो उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है एंड ही इज सेइंग ओनली दैट आई कैन डू इट, so not be motivating that person. And the system, the vicarious modeling, become more confident because you see someone else doing the task. When there are some models around you, कुछ लोग होते हैं जिनको आप देखते हैं कि by this task is being done by that person who has of the same caliber of mind, with the same level of experience, और वो कर सकते हैं, why not I? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो हम उसको मॉडल करते हैं जो हमारे सामने होता है, और उसके बेस पे हम फिर अपने आप को कह सकते हैं कैन डू एज वेल। सेल्फ मॉडलिंग जो है तो उसके मुताबिक जो है फिर हम अपने आप को मोल्ड करके कहते हैं कि जी, हम क्यों नहीं कर सकते, जब ये बंदा कर सकता है, उसकी एक्सपीरियंस लेवल, उसका कॉम्पिटेंस लेवल, उसका एजुकेशनल लेवल, उसका बैकग्राउंड, उसकी बाकी चीजें सारी मुझ जैसी हैं या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं, so that cannot be a hurdle for me to do that specific task. And then comes the verbal persuasion. We become more confident. Someone convince us we have the skills necessary to be successful. The best way for a manager to use verbal persuasion is through the Pygmalion effect. Pygmalion effect में हमने बात की थी जब we were discussing the error in decision making, कि Pygmalion effect ये है कि हम अपने beliefs और अपने actions के जरिए अपने beliefs को जो है belief system को, value system को exhibit करें। और उसमें से वन ऑफ द थिंग वाज कि टू परसुएड करे अपने सबऑर्डिनेट्स को कि हाउ टू डू थिंग्स एज पर माय बिलीफ सिस्टम। सो इसी तरह जब हम वर्बली किसी को कहते हैं कि यू कैन डू दैट, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस जी, मिस that, and those have done it time and again, so there is no issue, you can do as well। उसकी वजह से फिर जो verbal persuasion है, this is the third source of self efficacy। Then comes the psychological arousal। When we have a competence level, we have someone we have observed someone doing the same task, and so we have model our own self that we can do that, and then someone else is also persuading us by verbal persuasion, and we are doing it by self persuasion as well, सेल्फ वर्बल परसुएशन। देन कम के उसकी वजह से फिर जो हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो उसका स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अरोजल इंक्रीजेस सेल्फ एफिकेसी, अरोजल लीड्स टू एन एनर्जाइज्ड स्टेट, सो वी गेट psyched up, feel up to the task and perform better। उसमें से फिर हम ये कहते हैं कि जो सेल्फ एफिकेसी है, अब तीन चीजें जो हो गई है, कॉम्पिटेंस है, एन एक्चुअल मास्टरी, modeling, self modeling, verbal persuasion, then we are in a psychological state that yes, we can do that, and then we start doing that, and it uh, translated in our behaviors and performance in that way। So self efficacy is not only about saying that I can do that or we can do that. It is the name of these four things that we have. We shall activate our mastery. We shall have a competence level. We shall model someone and then model ourselves as well. And then we use verbal persuasion. These three will be arousing our psychological systems, when our psychological things। Reinforcement theory versus goal setting theory। Reinforcement क्या है जी? Reinforcement when time and again saying something, if it is positive or negative। For example, positive, negative, when new behaviors add positive consequences, driving forces here. I said to my student that Mr. A, you can do a brilliant job। So when I used to say that you can do a brilliant job and you have the skills, you have the abilities, but say है कि you थोड़े से efforts आपने डालने हैं, if you do that, you will be high up। अब जब मैं उसे ये कहता हूँ and I am keeping time and again I am saying this to that person,
so he will be reinforced for that uh, specific behavior, and that will aid positive consequences to his life and his career and his job. लेकिन अगर न्यू बिहेवियर्स एड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जब हम पनिशमेंट के जरिए रीइंफोर्समेंट तो करते हैं, लेकिन we can say that we are giving that person a sort of a punishment that I'm expecting from a person who did a brilliant job, लेकिन वो करके नहीं आता, तो करके नहीं आता, then I think you have तुमने मुझे बहुत मेरे एक्सपेक्टेशन है, you have ruined my expectation. अब अगर तुमने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं किया, नाउ आई वांट टू हैव कि उसमें जो गिल्ट फीलिंग्स है वो जरा थोड़ी सी आ जाएं और उसकी वजह से वो रीइंफोर्समेंट आए, बट इट इज नॉट इन नेगेटिव सेंस. नाउ आई एम सेइंग दिस थिंग विद empathic approach. If that is with empathic approach, it will work. If it is not with empathic approach, if it is just concern or we get hysterical, then it will be negative consequences. What negative reinforcement? What negative reinforcement is when new behaviors remove negative consequences. So when we say कि जी you cannot do that anything, ये जी जो हमने गोलमैन इफेक्ट का भी थोड़ा गोलम इफेक्ट का भी थोड़ा कहा था, when I say negative things कि तुम तो कर ही कुछ नहीं सकते, ये जी या तुम्हारा जो काम है तुम जैसे परफॉर्म कर रहे हो, जैसे बिलो द स्टैंडर्ड परफॉर्म कर, तुम ऐसे ही रहोगे, तुम नहीं सुधरने वाले, ये जी. सो दैट्स हाउ वी कैन से कि जी इट कैन रिमूव, it will be negatively reinforcing, और उसकी जो चीजें हैं वो उसमें और मजीद जो हैं वो ऐड होती जाएंगी. लेकिन अगर मैं इसी चीज को when new behaviors remove negative consequences, जब मैं समझूंगा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, why you are doing like that, किसी आप देखो ये कहानी है तुम्हारी, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड ये है, तुम्हारी जो प्रीवियस अचीवमेंट्स है वो ये है, अब ये नेगेटिव है, why is this so. सो हम उससे जो उसके नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो थ्रू एडिंग न्यू बिहेवियर्स, दैट इज व्हाट वी कॉल के जो ईगो है, उनके ईगो को टच करते हुए उसके ईगो को, ताकि वो रिबाउंड करे. लेकिन जब एक्सटेंशन की बात होती है कि वी न्यू बिहेवियर्स रिमूव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे हमने पहले बात की कि आई एम सेइंग नेगेटिव थिंग्स टू दैट पर्सन, and then he is doing the same thing more rather he is no more interested in positive consequences, rather he want to say be more negative. While what is goal setting theory saying, GST is a cognitive approach proposing that an individual proposes direct his action, while reinforcement theory in contrast takes a behavioristic approach arguing that reinforcement condition behavior. दोनों में बड़ी जो 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 बेसिक या फंडामेंटल डिफरेंस है वो है कि गोल सेटिंग थ्योरी इज अ कॉग्निटिव अप्रोच, इट इज बेस्ड ऑन आवर कॉग्निशन, while reinforcement theory is about our behaviorist approach. behaviorist approach ये है कि जो बाहर से है, ये हमारे सारे cognition वगैरह को discard कर दे. Like the two theories are clearly at odds philosophically. Reinforcement theorist sees behaviors as environmentally caused or socially constructed. It has nothing to do with our cognition and those things. वो कहते हैं कि हमारी cognition भी socially constructed है, so इसीलिए हमारे behavior जो है वो socially constructed है, इसमें cognition वगैरह कुछ नहीं है. Reinforcement theory ignores the inner state of the individual and concentrates solely on what happens when he or she makes some actions. Apparent condition theory argues that people learn to behave to get something they want or avoid something they don't want. In its pure form, reinforcement theory ignores feelings, attitude, expectation, and other cognitive variables known to affect behaviors. So behaviorist theory में हम behaviorist approach ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वही हमारे बिहेवियर्स को मोल्ड करते हैं. सो हमारी अपनी फीलिंग्स, हमारे अपने एटीट्यूड्स, हमारे अपने एक्सपेक्टेशंस, हमारी अपनी सेल्फ जो मेकअप है, जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है, या जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ को रिवैल्यूएशन है, इट हैज नथिंग टू डू विद आवर बिहेवियर.
और जबकि उसके मुकाबले में गोल सेटिंग थ्योरी की अप्रोच ही ये है कि जो इनर सेल्फ है, इनर सेल्फ कैसे उसको हमें मोटिवेट करता है, जबकि रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो बाहर की जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के बेस पे करता है। अपरेंट कंडीशन ये है कि जब हम किसी बंदे को ऐसे कंडीशन कर दे कि अच्छा करे तो उसको अच्छा मिले, जो बुरा करे तो उसको उसका कुछ ना मिले या कुछ बुरा कॉन्सिक्वेंस मिले। उसमें से बहुत से एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल की डिटेल्स में हम यहाँ पे नहीं जा रहे because then we will be diverted to another debate. So conditioning is when says कि thing A is happening. Classical conditioning indicating A happens, so thing B will happen. A happens, so B will happen. लेकिन apparent condition में कहते हैं कि A happen, ठीक है जी, so B happen. C happen, then D happen. अगर हम दो सेट्स होते हैं कि जो हैपनिंग्स हैं और दोनों जो उनके कंसेक्वेंसेस हैं, ए और बी जो है वो एक सेट है जो हैपनिंग की, और सी और डी दूसरी हैपनिंग। लेकिन जो ए सी है, दीज आर टू कंडीशन फॉर द हैपनिंग ऑफ द अनदर वन। अगर एक पॉजिटिव काम हो रहा है, उसका एक काम है वो पॉजिटिवली हो रहा है तो उसका हम रिवार्ड दे रहे हैं। If it is negatively happening, so उसको punishment देना। So this is what apparent condition is, and the basic one is A, then B. This is classical condition. Social learning theory, जो कि another form है, ये कुछ प्रोसेसेस पे मुश्तमिल है। रीइंफोर्समेंट फिर हम बात करेंगे कैसे ये होता है। पीपल लर्न फ्रॉम अ मॉडल ओनली व्हेन दे रिकॉग्नाइज एंड पे अटेंशन to its critical features. We tend to be most influenced by models that are attractive, repeatedly available, important to us, are similar to us in our estimation. ये होता है अटेंशन प्रोसेस। सोशल लर्निंग हम किन से सीखते हैं? हम अपने सोसाइटी से तो सीखते हैं, लेकिन पूरे सोसाइटी से नहीं पाते। सोसाइटी के हर कैरेक्टर से नहीं सीख पा रहे होते या नहीं सीखना चाहते। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज वी वांट टू लर्न फ्रॉम दोज पीपल, फ्रॉम दोज मॉडल अराउंड अस, जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनको हम कुछ समझते हैं। हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, बहुत से टीचर्स होंगे, बहुत से प्रैक्टिशनर होंगे, बहुत से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग होंगे, लेकिन वी डिडंट वांट टू मॉडल एवरीवन, वी मॉडल सर्टेन पीपल। और वो सर्टेन पीपल को हम मॉडल क्यों करते हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि हम हमारे और उस मॉडल के दरमियान, उन मॉडल्स के दरमियान सर्टेन similarities are to our estimation, to our cognition, to our apprehensions. ठीक है जी। तो तब हम उन मॉडल्स को एक्सेप्ट करते हैं अपने लिए एज अ मॉडल, रादर देन वी हैव सो मेनी। पॉलिटिकल सिनेरियो में देख के, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख के, वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम ईच पर्सन, from each influencing person. Rather, we have some selected models जिनसे हम सीखना चाहते होते हैं, because उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं उसकी क्रिटिकल फीचर्स की वजह से, और उनसे हम इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं बिकॉज वी थिंक सो कि वी आर एट सेम पेज, वी आर सिंक्रोनाइज। तो हम दोनों की जो वैल्यूज हैं या जितनी भी चीजें जो हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं वो सेम। Then comes the retention process. A model's influence depends on how well the individual remembers the model's action after the model no longer readily available. वो जो हमारा जिसको हमने मॉडल बनाया है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उस मॉडल के बाद अगर इफ इट इज नॉट द केस कि वो जी हमें सुन सके, या जिसको हम सुन सके, जिसको हम ऑब्जर्व कर सके, अब वो हम कितना रिटेन कर रहे हैं। लाइक हमने परसेप्शन के बड़े शुरू में पढ़ा था कि सेंसरी इनपुट्स हमें बहुत सारे मिल रहे होते हैं, but how many of those sensory inputs we are putting into attention grabbing and meaning assignment processes? If we are not doing that, हम उस मॉडल की सेंसरी इनपुट्स को उस अटेंशन मॉडल में और उस जो मीनिंग असाइनमेंट मॉडल है उसमें नहीं डाल रहे हैं, then we cannot be retaining those things which is related to that model. So we will not be learning from that person. So इसीलिए जितना हम रिटेन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं उस मॉडल के से रिलेटेड चीज़ों को जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। देन द थर्ड
set of processes is what is motor reproduction process. After a person has seen a new behavior by observing the model, watching must be converted to doing. This process demonstrates that the individual can perform the modeled activity. जब हम अपने मॉडल्स को देखते हैं कि he is doing something new, आप प्रीवियस की चीजें हमने लर्न की, हम तो उस जैसा करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब उसने he or she did something new and we start replicating that. We watch that, we learn it, we retain it, and then now we are reproducing it through our motor neurons or through our actions. इसीलिए इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसकी he or she can model his activity as well. The reinforcement process is individual are motivated to exhibit the model behavior. A positive incentive or rewards are provided. Positively reinforced behaviors are given more attention, learned behaviors and perform more often. ये जो पहले हमने बात की ये सोशल लर्निंग की बात की. अब सोशल लर्निंग के साथ हमने कुछ अपने मॉडल से कुछ सीखा भी, हमने उसको रिटेन भी किया, उसने कुछ अब जो थर्ड सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं उसमें यह हमने वी हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन और उनको हमने रिप्लिकेट किया, हमने उसको रिप्रोड्यूस किया, हमने उसको हमने उसी जैसे एक्शन किए. अब जब हम ये एक्शन कर रहे हैं और इस पर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहे हैं, so this thing will be reinforcing our model activities, our model behaviors, our model actions. If it is negatively तो फिर हम उन चीज़ों को वो reinforce negatively reinforcement होगी. लेकिन अगर पॉजिटिवली जिन चीज़ों को हम नई चीज़ों को रिप्लिकेट कर रहे हैं and it is being rewarded, it is being accepted, it is being honored, तो पॉजिटिवली reinforcement behaviors अब जब ये हो जाते हैं, ये honoring these actions, these behavior, rewarding these action behaviors, incentivizing these rewards, these actions जो हैं वो हमें मजीद reinforce करते हैं और वो हमें मजीद intention और learn better and perform more often की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि now we are being recognized. So we says कि जी मॉडल हमारे में मजीद हम लर्न कर सके, उसको रिटेन कर सके और वो जो भी हल्का सा भी नया काम करें, we try to get that thing replicated and reproduced. So this way reinforcement is become a part of the social learning theory. When the three set of processes completed and by reinforcement we get recognized those modeled practices, those model behaviors, activities, actions. So it strengthen this process of social learning. Then the individual learn more, they retain more and reproduce more. And similarly, this goes on. The process goes on. So जो individual है वो more motivated होता है और वो उस मॉडल से मजीद लर्न करता है, रिटेन करता है और रिप्रोड्यूस करता है वही एक्टिविटी जो कर रहा है. Now comes to the organizational justice and equity theory and motivation. What organizational justice is? Overall, if we define it, so we say an overall perception of what is fair in the workplace composed of distributive, procedural, informational, and interpersonal justice. जब हम किसी organization में जाते हैं, so we have certain expectation there that I'll be given the resources I require. I'll be given the due payment, the due pay, the other resources, and I'll be dealt accordingly. जैसे दूसरों को करते हैं उसी तरह होगा. जिन इंफॉर्मेशन की मुझे जहाँ तक मुझे अप्रोच होनी चाहिए वो मुझे मिलेंगी और जो इंटरेक्शनल है एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का जो है उसी तरह मुझे ट्रीट भी किया जाएगा. So the composition of these four we say organizational justice. So what is distributive justice? It is the perceived fairness of the amount and allocation of reward among individuals. This is the perceived one. Whatever actual it is, we didn't bother, but हमने perception कैसे create की है अपनी resource allocation की.
रिवार्ड्स एलोकेशन की, पैम एलोकेशन की, अगर वो परसेप्शन सही से क्रिएट हुई है तो थोड़ी बहुत अगर एक्चुअल में नहीं भी है तो भी ठीक है, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न परसेप्शन ऑफ द रियलिटी क्या है. So distributed justice means that how much we are putting into in shaping the perception that there is a distributive justice. Procedural justice is the perceived fairness of the process used to determine the distribution of rewards. जो रिवार्ड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ है, उसके प्रोसीजर्स में से किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा. ABC 3% है, M को भी वही उसी तरह डील की प्रोसीजर्स उसके लिए है जो B के लिए है, जो C के लिए है. So if there are some differences between, so then we'll be saying that there is injustice. लेकिन हम कहेंगे कि अगर same है, so we can say there are procedural justice. Informational justice, the degree to which implies are provided truthful explanation for decisions. Why is this happening to you? Why we are not giving you the increment? Why we are giving you the second person the double increment? Why is that person promoted? Why is that person is not promoted? Why he is given new task? Why he given new bonus allowances, etc. So उसके लिए explanation proper हो कि कितनी है. Then interactional justice, the degree to which implies are treated with dignity and respect. किस तरह वो लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं, क्या इक्वली ट्रीटमेंट दी जा रही है? नो डाउट कि जो जितनी जो डेजिग्नेशन है, जो लेवल है, वो लेवल कीप इन कंसिडरेशन, लेकिन उससे जो मिलता जुलता तो हो जो उससे कम दर्जे वाला है, कम डेजिग्नेशन. वेल, इक्विटी थ्योरी सेज, इक्विटी थीरीज फिर ये कहते हैं कि जितने इनपुट्स हम दे रहे हैं क्या उतने आउटपुट मुझे मिल रहे हैं कि नहीं. मीन्स कि जितने एफर्ट्स मैं अपने जॉब में लगा रहा हूँ उतनी ही आउटपुट मुझे मिल रही कि नहीं. इफ इट इज बैलेंस देन वी कैन से कि द इक्विटी थ्योरी इज ओके, वी आर इक्विटेबली ट्रीटेड. अब दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द efforts and the rewards. So similarly, it is a refinement of the organizational justice. और इसमें इक्विटी फिर दो तरह की होती है, एक इंटरनल इक्विटी है, एक एक्सटर्नल इक्विटी. एक्सटर्नल इक्विटी ये है कि जो सेम लेवल जॉब है इंडस्ट्री में उसकी पेमेंट कितनी है, बोनसेस या उससे रिलेटेड चीज़ें कितनी है. फॉर एग्जांपल मैनेजर लेवल है तो मैनेजर लेवल टेलीकॉम सेक्टर की फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं तो टेलीकॉम सेक्टर में जो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वहाँ पे क्या पैकेजेस दिए जा रहे हैं, पैकेजेस के साथ साथ क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, रिकॉग्निशन प्रोग्राम वगैरह वगैरह क्या किया जा रहा है. ये है तमाम के. लेकिन विद इन सर्टन, फॉर एग्जांपल जो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, कंपनी ए, अब कंपनी ए के अंदर जो मैनेजर्स हैं क्या उनको जो जो इनपुट्स वो दे रहे हैं उनको उसी के मुताबिक आउटपुट मिल रहा है कि नहीं. पहले में हम इंडस्ट्री एवरेज की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑन एवरेज क्या सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे जो हमने मैनेजर की एग्जांपल ली, वो मैनेजर्स को एक जैसा जरूरी नहीं है एक ही हो, देयर मे बी अ लिटिल बिट डिफरेंसेस, लेकिन डिफरेंशियल बहुत ज्यादा ना हो. सो वो कितना दिया जा रहा है. इफ इट इज सिमिलर, so then what we can say कि internal equity is also observed as well as external जो हमने बात की. Yeah. So we can say कि equity theory is a refinement of the organizational justice in terms of all we have seen. When we compare these four types of justices to the inputs and the outputs, we can comfortably say कि equity theory is a refinement of organizational justice. Inequality होगी तो क्या होगा? Bear with me, one of the six choices they may opt for, the employees जो है will change their inputs और फिर अपनी सारी efforts नहीं लगाएंगे कि जी वो absenteeism, presenteeism, withdrawal behaviors जो हैं, even somehow given behaviors में भी पढ़ सकते, change their outcomes. वो रिजल्ट्स नहीं देंगे, वो इनपुट्स तो कर देंगे लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो या तो डिले होंगे, ओवररन होंगे, कॉस्टली होंगे वगैरह वगैरह. थर्ड जो है डिस्टॉर्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ.
That is most dangerous one कि one have a distorted perception of himself or herself. जब ये होगा तो this person may be become a victim of demoralization. वो जॉब बर्नआउट भी फील करेगा, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी स्ट्रेस भी होगा, वो दूसरों के लिए भी फिर बाद में स्ट्रेस बन सकता है। लेकिन उसकी अपनी सेल्फ की जो परसेप्शन है वो डिस्टार्ट हो जाएगी एंड ही विल बी सेइंग कि आई एम वर्थलेस, मैं तो यहाँ पे मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। इफ इट इज द केस व्हाई शैल आई बी हियर। अगर वो उसके लिए स्विचिंग कास्ट ज्यादा है तो फिर तो वो नहीं जाएगा कहीं पे, लेकिन वहां पे इंटेंशन टू क्विट जो है उसमें हमेशा रहेगी। Start perception of others, they will be thinking about others, look at these people, they are not doing well with us, with me। जो प्रोसीजरल जस्टिस है, इंटरेक्शनल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, किसी तरह की वो मुझे एक्चुअली ट्रीट नहीं कर रहे, सो दीज आर पीपल आर मॉन्स्टर्स। ये जो लोग हैं जो हमें हमारे इशू में डाल रहे हैं। एंड चूज अ डिफरेंट रेफरेंट। रेफरेंट आर द पर्सन whom we are कंपेयरिंग आवरसेल्फ। सो फिर हम या तो रेफरेंट अपने से कोई ऊपर वाला रखेंगे कि जी इससे कोई ये वाला तो मेरे उसका था ही नहीं, लेकिन किसी छोटे लेवल का भी रख सकते हैं। सो देन दैट्स अनदर इशू के फिर उस रेफरेंट के हिसाब से फिर मैं उतना ही इंडिविजुअल जो है वो उतना इनपुट डालेगा जितना उसका रेफरेंट कर रहा है। सो इन बोथ ऑफ द केसेस के मोस्टली लोअर केसेस पे जाता है, क्योंकि वो अपर तो रख नहीं सकता, क्योंकि इतने इनपुट्स के साथ में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो वाई शैल आई इंक्रीज माई इनपुट। सो वो अपने लोअर लेवल का रेफरेंट रखेगा, तो रेफरेंट के अकॉर्डिंगली वो अपने इनपुट्स वगैरह डालेगा और एट द एंड एग्जिट जो है लीव द फील्ड। ठीक है जी, एक्चुअल टर्नओवर होगा और एक्चुअल टर्नओवर कास्ट अलॉट, रिप्लेसमेंट कास्ट जो उसकी होती है, हायरिंग कॉस्ट है, उस पर जितना कल्चर की नाउन और जो इम्प्लिसिट को उसकी जो वैल्यू थी उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की वो खत्म हो जाएगी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इंडिविजुअल एफर्ट्स होती हैं, फिर इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होती हैं, उसकी वजह से फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड्स मिलते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड जो हैं वो पर्सनल गोल्स की सूरत में हमें मिलते हैं। सो इसमें से हमारे पास तीन रिलेशनशिप्स आती हैं, एफर्ट एंड परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, एंड परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड रिलेशनशिप, एंड देन रिवार्ड एंड पर्सनल गोल रिलेशनशिप। सो वो क्या है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है क्या? So let's have a definition, exact definition. And theory that says that strength of a tendency to act in a certain way depends on the strength of an expectation that the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of the outcome to the individual. Any one of us is doing to act in a way कि जिसके जो हमें आउटकम है, जो मैं काम करूंगा उसका जो आउटकम है वो आउटकम कितना अट्रैक्टिव है मेरे लिए, अट्रैक्टिव इन टर्म्स के जो मैंने एफर्ट्स की हैं। सो देन आई पुट इट इन अ वे कि जी मेरी उससे परफॉर्मेंस हुई, उस परफॉर्मेंस को कितना वेल टेकन है, उसको कितना रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिवार्ड किया जाता है, मुझे कोई उसके रिकग्निशन होती है कि नहीं। A theory therefore focuses on three relationships: the effort and performance, the probability perceived by the individual that exerting a given amount of effort could lead to performance। जो हमने इक्विटी थ्योरी में थोड़ी बहुत पढ़ी कि जितने हम इनपुट्स डालते हैं उसके मुताबिक हम आउटपुट्स देखते हैं और आउटपुट को फिर रिवार्ड्स के साथ वो देखते हैं। सो अगर ये है कि जितनी एफर्ट्स हैं और उस एफर्ट्स के बेस पे जो मेरी परफॉर्मेंस आएगी और परफॉर्मेंस पे रिवार्ड में कन्वर्ट होगी, ये जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मैंने एफर्ट्स डाले, आई हैव अ ब्रिलियंट जॉब, लेकिन that brilliant job, that brilliant work is not rewarded। if it is not rewarded, so my expectation जो है वो dilute हो जाएगी, then next time I'll not be expecting that thing, so मैं उस तरह के काम नहीं करूँगा। Then comes the reward personal goals relationship, the degree to which organizational reward satisfy individual personal goal and needs the attractiveness of those potential rewards for the individual। फिर मैं देखूंगा कि जो मुझे rewards मिल रहे हैं, is it contributing to attaining my own goals, personal goals जो मैंने यहाँ पे आए थे, तो अगर if it is in align with that, so I'll be trying more and more for that। if it is not the case,
देन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो लोअर होगी और अगेन वो सारा प्रोसेस चलेगा। सो ये सारे जो थीरीज हैं ये आपस में इंटीग्रेट करती हैं। हमारे जितनी हमने डिफरेंट थीरीज पढ़ी, फॉर एग्जांपल ये हम नीड्स की बात करें, सो हाई नीड फॉर अचीवमेंट जो है वो दिस इज विद इंडिविजुअल एफर्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो भी हमने बिल्कुल बात एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के साथ। इसी तरह जो है इट इज विद द पर्सनल गोल एज वेल, ठीक है जी। इसी तरह जॉब डिजाइन जो है, जॉब डिजाइन इज विद पर्सनल गोल, हम बाद डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसी तरह ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम, अब ये होगा तो जो एफर्ट्स है वो परफॉर्मेंस के जरिए वो नापी जाएंगी, मेजर होंगी। रीइंफोर्समेंट जो है वो इसी तरह इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड्स के मुतालिक है। सो बोथ प्रोसेस है वो चल रहे हैं। डोमिनेंट नीड्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल रिवार्ड को पर्सनल गोल में कर रही है एंड गोल डायरेक्ट बिहेवियर्स। सो ये सारी चीजें जो है कि हमारे जितने भी कंटेम्परेरी थीरीज ऑफ मोटिवेशन है, these corroborate each other, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं कि ये बिल्कुल कोई अलग से तस्वीर दे रहे हैं, रादर अगर हम उसको बिग पिक्चर, होल पिक्चर के उसमें देखें, बिग पिक्चर के तनाजुर में, सो इट वी आर गॉट कन्विंस्ड दैट these are the same. So what are the managerial applications of the motivation theories? उसमें से हमने कहा कि जी एक्सटेंसिक रिवार्ड्स जो हैं शैल नॉट बी कैरेट एंड स्टिक बेस, ठीक है जी। कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस भी साथ में हो तो हम बात करेंगे कि जी जो मास्टरी है आपको हम इसलिए रिवार्ड करें बिकॉज जो आप लोगों के साथ कोलिगल रिलेशनशिप में है, जो आपके रिलेटेडनेस है, जो आपकी ऑटोनॉमी है, इट इज आल्सो वैल्यू। So extensive reward shall not be used as a modus operandi for punishing someone. Rather जो हम कह रहे हैं कि उनको competence और relatedness के साथ देना चाहिए। इसी तरह consider goal setting theory. Clear and difficult goals often lead to higher levels of employees productivity. अपने एम्प्लॉयज के जर्नल पर्सनालिटीज को देखते हैं, we shall assign them adventurous and thrilling and some difficult goals. So they will try their level best and will get the hard results. Similarly, reinforcement theory, quality and quantity of work, persistence of work, absenteeism, tiredness, and accident rates जो है वो reinforcement theory जो है ये इस चीज को हमारे बहुत देखती है कि जो हमारा जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क है उसको अच्छी करती है, क्वांटिटी को भी और क्वालिटी को भी। जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उसको भी, एब्सेंटीज्म को कम करती है, टायर्डनेस जो है वो खत्म हो जाती है। Equity theory to help understand productivity, satisfaction, absence and turnover variables. Equity theory हमने बड़े अच्छी तरीके से implement करनी है organizational justice को, ताकि each and every person in the organization perceives that I am equitably dealt as per the requirement of the distributive things कि जी किस तरह resources जो हैं वो distribute हुए हैं, वो इक्विटेबल है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे जो सर्टन डिसीजन के मुतालिक चाहिए वो मुझे मिल रही है, आई एम बीइंग डेल्ट इन पर्सनल इंटरपर्सनल एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस इक्विटेबली। तो ये सारी चीजें होंगी तो देन वी विल हैव productivity, more productivity, enhanced productivity, more satisfaction, less absenteeism and less turnover. Expectancy theory offers a powerful explanation for performance variables such as implied productivity, absenteeism, and turnover. हमने बात की कि जी we are expecting something, परफॉर्मेंस के बाद जो उसको रिवार्ड किया जाता है कि नहीं, या फिर आई एक्सपेक्ट कि जी मेरे पर्सनल गोल जो है वो पूरे हुए नहीं हुए, अगर हुए हैं तो इट्स वेल, अगर नहीं हुए तो इट्स अनदर वे। यहाँ तक आज जो हमारी डिस्कशन थी वो हमने स्टार्ट की थी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के साथ, सॉरी गोल सेटिंग थ्योरी के साथ। गोल सेटिंग थ्योरी से वी कन्वर्टेड टू द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फिर हमने सेल्फ एफिकेसी की बात की, रीइंफोर्समेंट, और उसको कंपेयर किया गोल सेटिंग थ्योरी के साथ। फिर हमने सोशल लर्निंग थ्योरी भी पढ़ी, और सोशल लर्निंग थ्योरी के साथ साथ फिर ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, एंड देन वी हैव discuss that equity
theory is a refinement of the organizational justice. Then we have discussed the expectancy theory. और इन सारी theories को discuss करने के बाद हमने last में जिसके managerial implication है from OB point of view, we have discussed those as well. So that was all for today, and in the next लेक्चर जो कि लास्ट हो गए सीरीज का, उसमें हम जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल की बात करेंगे, जॉब रीडिजाइनिंग की बात करेंगे, फिर जॉब रीडिजाइनिंग के 3 तरीके हैं, जॉब रोटेशन, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, टेली कम्यूटिंग, उसकी बात करेंगे। फिर हम रिवार्ड्स पे बात करेंगे कि व्हाट इज हाउ वी कैन यूज रिवार्ड्स, और स्पेसिफिकली इंट्रिंसिक रिवार्ड जो है वो हम कैसे इसमें यूज करते हैं। So hopefully we'll be meeting then and discussing that as well. Thank you. Assalamu alaikum.